गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक नया जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में चर्चा चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को डेविड रिकार्डो ने प्रतिपादित किया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागतों के अंतर्गत तुलनात्मक लागत या तुलनात्मक लागतों के आधार पर इस सिद्धांत को दिया है। तो आज अपन इसी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है कि डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत के बारे में बताइए। तो आज इसकी चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागतों का सिद्धांत। डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागतों के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और ये सिद्धांत एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और कई बार इसका क्वेश्चंस 20 नंबर का पूछा गया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एडम स्मिथ ने जो कि निरपेक्ष लागतों के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, तो एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित लागतों में निरपेक्ष अंतर के सिद्धांत की अपूर्णता से असंतुष्ट होकर डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया। कहने का मतलब जो एडम स्मिथ हैं, उन एडम स्मिथ के द्वारा जो कि प्रतिष्ठित सिद्धांत दिया गया था, उस प्रतिष्ठित सिद्धांत में उन्होंने निरपेक्ष लागतों के आधार पर इस सिद्धांत को दिया। तो इस सिद्धांत से रिकार्डो जो है पूरी तरह से असंतुष्ट थे, पूरी तरह से असंतुष्ट थे और असंतुष्ट होकर रिकार्डो ने जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत दिया। रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागतों का सिद्धांत, तुलनात्मक लागतों का सिद्धांत दिया। कहने का मतलब यह है कि स्मिथ के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत में कमियां थी। उन कमियों को दूर करके या उन कमियों को दूर कर डेविड रिकार्डो ने जो है अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। डेविड रिकार्डो ने 1817 में अपनी महान कृति, उनकी महान पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। डेविड रिकार्डो ने पुस्तक लिखी थी जो कि 1817 में थी और इनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन और इस पुस्तक को आप जो है इन्वर्टेड कोमा में लिख लो। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल
इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, और इसको आप इन्वर्टेड कोमा में लिख दीजिए। ये एडम स्मिथ की जो पुस्तक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है और इस पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत की विस्तृत रूप से व्याख्या की है। तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जो है डेविड रिकार्डो को जाता है और इनकी इस प्रसिद्ध पुस्तक में इस सिद्धांत को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम सिद्धांत पर आधारित है। उत्पादन के साधन होते हैं ना, तो उत्पादन के कौन से सिद्धांत पर? श्रम सिद्धांत पर आधारित है डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो वस्तु उत्पादित की जाती है उस वस्तु का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, उस वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के द्वारा निर्धारित होता है कि श्रम की मात्रा उस वस्तु में कितनी लगी हुई है। श्रम की मात्रा जितनी लगी हुई होगी उस वस्तु की कीमत उसी के हिसाब से निश्चित की जाती थी, उसी के हिसाब से निर्धारित की जाती थी। रिकार्डो का मानना है कि दो देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है वहाँ पर श्रम की अगतिशीलता के कारण दोनों देशों की मूल्य की प्रवृत्ति समान होने की नहीं होती है। हमारे यहाँ पर जो श्रम है और दूसरे देश में जो श्रम है, दोनों श्रम के जो साधन हैं उन दोनों श्रम के साधनों में अगतिशीलता का मतलब होता है कि श्रमिक जो है कम ही दूसरे देश में जाना पसंद करते हैं, वो अपने देश में रहकर ही काम करना पसंद करते हैं। इस प्रकार जहाँ पर श्रम प्रचुर मात्रा में होगा वहाँ पर उसकी लागत कम आती है और जहाँ पर श्रम कम मात्रा में होता है वहाँ पर श्रम की लागत ज़्यादा आती है, और जहाँ पर श्रम की लागत ज़्यादा आएगी वहाँ पर वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है दूसरे देश की अपेक्षा, और जहाँ पर श्रम की लागत कम आती है वहाँ पर वस्तु की कीमत कम होती है दूसरे देश की अपेक्षा। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य वस्तु की लागतों में अंतर पाया जाता है। दोनों वस्तुओं की लागतें कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य जो है व्यापार प्रारंभ होने के लिए पर्याप्त अवसर है कि दोनों देश अपनी वस्तुओं का आयात और निर्यात करें और उससे लाभ प्राप्त करें, क्योंकि व्यापार का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है आपका लाभ प्राप्त करना। चाहे वो व्यापार आपका अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वो व्यापार आपका अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो या अंतर्राज्यीय व्यापार हो, सभी व्यापारियों का, सभी विकसित और विकासशील देशों का जो उद्देश्य होता है वो लाभ प्राप्त होना है। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य जो व्यापार होगा उसके पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं, क्योंकि दोनों ही देशों में दोनों ही वस्तुओं की लागत कैसी है? अलग अलग है, श्रम में अंतर होने के कारण। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा जिसके उत्पादन में तुलनात्मक लागत न्यूनतम है। यानी एक देश के द्वारा उसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिसकी लागत कम आ रही है, और दूसरे देश के द्वारा उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिसकी लागत वहाँ पर कम है। इस प्रकार एक देश उस वस्तु का आयात करेगा जिसकी तुलनात्मक लागत अधिक है उसके देश में, और उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसकी तुलनात्मक लागत कम है उसी देश के अंदर। इस प्रकार दोनों देश वस्तुओं का विशिष्टीकरण के द्वारा करके, विशिष्टीकरण की नीति को अपनाकर न्यूनतम लागत वाली वस्तुओं का निर्यात करेंगे और अधिकतम लागत वाली वस्तुओं का आयात किया जाएगा, और इस प्रकार लाभ प्राप्त करते हैं। इस सिद्धांत में सरल शब्दों में यही कहा जा सकता है
कि एक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जो मैंने अभी आपको बताया है, जिसकी उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त ज़्यादा हो रहा है, और उस वस्तु का आयात करेगा जहाँ पर उसको तुलनात्मक हानि अधिक हो रही है। यानी उस वस्तु का वो वस्तु बनाएगा नहीं, उस वस्तु को वो विदेशों से मंगाएगा, दूसरे देश से मंगाता है जिसकी लागत उसके यहाँ पर ज़्यादा आ रही होती है। अब इस सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं। रिकॉर्डों द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत की मान्यताओं की बात करते हैं। तो हर सिद्धांत की कुछ मान्यताएं होती है, तभी वो सिद्धांत लागू होना माना जाता है। सबसे पहली इसकी जो मान्यता है वो है श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, अर्थात अन्य साधनों को भी, यानी उत्पादन के सिर्फ एक ही साधन तो नहीं होता है, उत्पादन के तो और भी साधन होते हैं, तो सभी अन्य साधनों को इस श्रम में ही समाहित कर लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो आपकी मान्यता है वो मान्यता है कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। यहाँ पर लिखिए, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। कहने का मतलब अन्य साधनों को भी श्रम में ही समाहित कर लिया गया है। दूसरी मान्यता की अगर अपन बात करते हैं तो वो है समस्त श्रम समरूप होता है। सभी श्रम को, सभी, समस्त, सभी का मतलब समस्त होता है, समस्त का मतलब सभी होता है, तो सभी श्रम जो है वो कैसा है, समरूप होता है। समरूप का मतलब समान, यानी सभी व्यक्तियों के द्वारा जो काम किया जाएगा वो सारा काम एक जैसा होगा, समान होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर व्यापार करने वाले दो देश हैं और दो देशों में दो वस्तुओं का विनिमय होता है। अब जब दो देश हैं और दो वस्तुओं का विनिमय होता है तो ये सिद्धांत जो है, थर्ड इसकी मान्यता है 2x2 के मॉडल पर आधारित है। 2x2 के मॉडल पर आधारित है। एक 2 का मतलब हो गया दो देश और दूसरे 2 का मतलब हो गया दो वस्तुएं। ठीक है, 2x2 का मतलब क्या हो गया, दो देश और दो वस्तुएं। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों ही देशों में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो दो देश हैं और जो दो वस्तुएं हैं, दोनों ही देशों में, दोनों ही देशों में दोनों वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब जो यहाँ पर दो देश लेंगे और जो दो वस्तुएं लेंगे वो ए देश और बी देश, नाम ऐसे ही बता रही हूँ मैं आपको, नाम दूसरे होंगे, तो दोनों ही देशों में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। जबकि करेगा कौन सा, वो इस सिद्धांत जब अपन करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। इसके बाद उत्पादन के साधन देश के भीतर पूर्ण रूप से गतिशील है, परंतु दो देशों के मध्य पूर्ण रूप से अगतिशील है। यानी जो उत्पादन के साधन होते हैं, और यहाँ पर उत्पादन के साधन को अपन ने क्या माना है, श्रम को ही यहाँ पर साधन के अंतर्गत लिया गया है। श्रम के अंदर ही सारे साधन समाहित कर लिए हैं। तो दो देशों में, यानी देश के अंदर, देश के भीतर साधन गतिशील है। एक देश के अंदर वो कहीं भी आ जा सकता है, गतिशील है
परंतु दो देशों के मध्य, देश की बात हो रही है यहाँ पर, परंतु दो देशों के मध्य साधनों की, दो देशों के मध्य साधनों की अगतिशीलता पाई जाती है। कहने का मतलब एक देश का साधन दूसरे देश में नहीं जा सकता है, एक देश के अंदर वो कहीं भी गतिशील हो सकता है, कहीं भी आ और जा सकता है। इसके बाद जो दो देश अपन ले रहे हैं, इन दोनों ही देशों में वस्तु विनिमय होता है, अर्थात मुद्रा के अस्तित्व की उपेक्षा की गई है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों देशों में वस्तु विनिमय होता है। सिर्फ आप वस्तुओं का ही लेन देन कर सकते हो, वस्तु विनिमय होता है, अर्थात मुद्रा के अस्तित्व की उपेक्षा की गई है इस सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों देशों में वस्तुओं का जो उत्पादन होगा वो होगा उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट मान्यता ये जो है यहाँ पर उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत ही दोनों देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे यहाँ पर आपने साधन जो लगाया है, उस साधन से मान लो 100 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, साधन को आपने दुगना कर दिया। क्या कर दिया आपने? दुगना कर दिया, तो उत्पादन भी दुगना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उत्पादन को आपने 3 गुना कर दिया, तिगुना कर दिया, तो उत्पादन भी आपका 3 गुना हो जाएगा। इस प्रकार दोनों देशों में जो उत्पादन होगा वो उत्पत्ति समता नियम के अनुसार होता है। इसके आगे और भी मान्यताएं हैं इसकी। सबसे पहले आप इन मान्यताओं का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और आगे की मान्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली मान्यता आपकी जो है, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, सभी श्रम जो है समरूप होता है। यह मॉडल 2x2 के मॉडल पर आधारित है। दोनों ही देशों में होने वाले दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, दोनों ही देशों में। देश के भीतर साधन गतिशील है, परंतु दो देशों के मध्य की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पर साधनों की अगतिशीलता पाई जाती है। इसके अलावा दोनों देशों में वस्तु विनिमय होता है, यानी मुद्रा के अस्तित्व की यहाँ पर उपेक्षा की गई है, मुद्रा को इसमें यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद दोनों ही देशों में उत्पत्ति समता नियम के अकॉर्डिंग ही उत्पादन होता है, यानी अगर आप साधन को दुगना करते हो तो उत्पादन भी दुगना, साधन को आप 3 गुना करते हो तो उत्पादन भी 3 गुना होता है। इस प्रकार ये मान्यताएं थी। इसके आगे भी और मान्यताएं हैं जिसकी आगे चर्चा करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट मान्यता जो है आपकी, ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि दोनों देशों में देश के जो उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। तो नेक्स्ट मान्यता, दोनों देशों में उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। कहने का मतलब कोई भी साधन जो है वो बेरोजगार नहीं है, सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर
किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यानी कोई भी देश किसी भी देश से व्यापार कर सकता है और किसी भी प्रकार की वस्तु को वो मंगा सकता है और भेज सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार के द्वारा प्रतिबंध नहीं किया गया है इस सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं, इस सिद्धांत में परिवहन के, इस सिद्धांत में, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जो उत्पादन परिवहन के जो साधन होते हैं, इन परिवहन के साधनों की जो लागत लगती है वहाँ पर उपेक्षा की गई है। इस सिद्धांत में परिवहन लागतों की उपेक्षा की गई है, यानी परिवहन लागतों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी वस्तु जो एक देश से दूसरे देश में आ रही है या एक देश से दूसरे देश में जा रही है, वहाँ पर परिवहन लागतों को यहाँ पर वस्तु के अंदर लागत में नहीं जोड़ा गया है, परिवहन लागतों की उपेक्षा की गई है। लास्ट एक और मान्यता इसकी, दोनों देशों में स्थायी साम्य की स्थिति पाई जाती है और यहाँ पर व्यापार चक्र का अभाव पाया जाता है। इस सिद्धांत में दोनों देशों में, दोनों देशों में स्थिरता की स्थिति, साम्य का मतलब क्या होता है? स्थिरता की स्थिति अर्थात व्यापार चक्रों का अभाव, ना तो तेजी की स्थिति है ना ही मंदी की स्थिति है। अर्थव्यवस्था में दोनों ही देशों में कीमतें स्थिर है, अर्थात जो है कीमतें संतुलन में पाई जाती है। इस प्रकार व्यापार चक्रों का अभाव पाया जाता है। ये आपकी तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिद्धांत की व्याख्या। एडम स्मिथ के द्वारा जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया गया, इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो एडम स्मिथ की डेविड रिकार्डो ने जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए जिस प्रकार से स्मिथ ने 2x2 का मॉडल लिया है, उसी प्रकार से डेविड रिकार्डो ने भी यहाँ पर 2x2 का मॉडल ही लिया है, जहाँ पर 2 का मतलब 2 देश होते हैं और यहाँ पर जो 2 देश लिए गए हैं वो देश हैं आपके पुर्तगाल और इंग्लैंड। 2 देश कौन कौन से? पुर्तगाल और इंग्लैंड, ठीक है, पुर्तगाल और इंग्लैंड लिए गए हैं। अब यहाँ पर 2 वस्तु की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 वस्तु भी ली गई है और 2 वस्तु है आपकी, एक तो है कपड़ा और एक है शराब। 2 देश 2 वस्तु। इस प्रकार डेविड रिकार्डो ने भी 2 देश और 2 वस्तु लिए हैं। यहाँ पर तालिका बनाएंगे और उस तालिका के द्वारा वर्णन किया जाएगा।
तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले तालिका बनाई जाएगी। तालिका आप इस प्रकार से बनाइए। ये तो मैंने आपको 2 देश और 2 वस्तुओं के बारे में बताया था, और यहाँ पर 2 देश और 2 वस्तुएं हो गई पुर्तगाल और इंग्लैंड, और 2 वस्तुएं हो गई कपड़ा और शराब। अब तालिका बनाते हैं अपन। तालिका में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रति इकाई उत्पादन। प्रति इकाई उत्पादन किसमें? श्रम घंटों में। जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है वहाँ पर जो लागत आ रही है, उत्पादन लागत, वो किस में आएगी? श्रम घंटों में। एक वस्तु को बनाने में, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींचिए, ये अपन ने इकाई लिखी है ऊपर कि प्रति इकाई जो लागत है वो उत्पादन श्रम घंटों में है। यहाँ पर देश लिखेंगे जो कि पुर्तगाल है, और दूसरा है आपका इंग्लैंड, ठीक है। पहली वस्तु कपड़ा और दूसरी वस्तु शराब। ये आपका यहीं पर क्लोज हो जाता है, और ये ऐसे तालिका बनेगी, और ये आपको साइड में लिख के रखना है कि प्रति इकाई उत्पादन लागत जो है श्रम घंटों में है। इसके बाद जो है पुर्तगाल को कपड़ा उत्पादन में, पुर्तगाल को कपड़ा उत्पादन में 90 घंटे लगते हैं एक इकाई को बनाने में, और इंग्लैंड को लगते हैं 100 घंटे एक कपड़े को बनाने में, या एक कपड़े की इकाई को बनाने में। और शराब में लगते हैं पुर्तगाल को 80 घंटे और इंग्लैंड को लगते हैं 120 घंटे, ठीक है। आप इसको बनाइए ये तालिका को। अब इसके बाद देखिए, तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि पुर्तगाल दोनों ही वस्तुओं में, कपड़ा और शराब में, एक इकाई बनाने में इसकी लागत, इसकी तो 100 आ रही है, इसकी 90, इसकी 120 आ रही है, इसकी 80 आ रही है। तो दोनों ही वस्तुएं बनाने में, कपड़ा और शराब को बनाने में, ये जो है इसकी लागत कम आ रही है इंग्लैंड की तुलना में। लेकिन अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इसको आप 90 ज़्यादा है 100 से, और 80 से ज़्यादा कितना है 120। इसको देखकर आप बता सकते हो कि पुर्तगाल को कपड़ा और शराब दोनों ही वस्तुओं को बनाने में जो है लागत कम आ रही है इंग्लैंड की तुलना में। परंतु पुर्तगाल को जो है शराब के उत्पादन की लागत और भी कम आ रही होती है कपड़े की तुलना में। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर 80/120, जब आप 80 में 120 का भाग दोगे तो आपको प्राप्त होगा 0.67। लागत ऐसे तो निकालेंगे, पुर्तगाल की कितनी है, इंग्लैंड की कितनी है। पुर्तगाल की 80 है, इंग्लैंड की शराब बनाने की लागत कितनी आ रही है 120 आ रही है, तो यहाँ पर 0.67 आ जाएगा। और कपड़े की बात करते हैं तो 90/100, यहाँ पर देखो पुर्तगाल को 90 घंटे लग रहे हैं और इंग्लैंड को 100 घंटे लग रहे हैं, और इसको इससे भाग दोगे तो वो आएगा आपका 0.90। अभी आप ये बताओ 0.67 कम है या 0.90 कम है। इसको देखकर आपको लगेगा कि 0.67 जो है वो कम है 0.90 की अपेक्षा, यानी कि ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा, ठीक है। इस प्रकार रिकॉर्डों के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों देशों के हित में होगा कि पुर्तगाल शराब के उत्पादन में तथा इंग्लैंड जो है कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करे, और पुर्तगाल शराब का निर्यात करके कपड़े का आयात करे, और इंग्लैंड जो है कपड़े का निर्यात करके शराब का आयात करे।
क्योंकि यहाँ पर देखो शराब की वो अगर ज़्यादा इकाई बनाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो शराब की उत्पादन में उसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है क्योंकि उसकी लागत 0.67 आ रही है, और अगर वो कपड़ा बनाता है तो उसकी लागत 0.90 आ रही है, जो कि उससे ज़्यादा है। इस प्रकार पुर्तगाल को शराब का उत्पादन करना चाहिए और इंग्लैंड को जो है कपड़े का उत्पादन करके आयात और निर्यात करना चाहिए इन वस्तुओं का। इस प्रकार विशिष्टीकरण से पहले की स्थिति देखेंगे, विशिष्टीकरण के बाद की स्थिति देखेंगे आगे की क्लास में। आज यहाँ तक ही हम समझेंगे कि दो देश दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और यहाँ पर उन दोनों की श्रम लागत कितनी कितनी आ रही होती है। आगे नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।